हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रयोगशाला सहायक शिक्षक और प्रयोगशाला टेक्नीशियन और प्रयोगशाला परिचारक के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुका हूँ। प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुका हूँ जो कि अति इंपॉर्टेंस होने वाला है। जैसे कि आपका साइंस से लगभग 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपका छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं, जो कि अति इंपॉर्टेंस होने वाला है। इसी प्रकार आपका परिचारक में आने वाला है और तकनीशियन में। तो आप लोग जरूर क्लास को देखें। तो आपको आंसर बताना है। पहला प्रश्न है स्थानांतरित गति का उदाहरण। तो आप बता सकते हैं स्थानांतरित गति का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। बस, रेलगाड़ी का चलना, या हवाई जहाज का चलना, या पंखों का घूमना फिरना, या ग्रहों की गति। तो आप कौन सा आंसर लेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला, जो कि बस व रेलगाड़ी का चलना स्थानांतरित गति का एग्जाम्पल या उदाहरण है, जो कि यह एक सीधी रेखा में गति करते हैं, जिसे हम लोग स्थानांतरित गति कहते हैं। जब वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है, उसी को हम लोग स्थानांतरित गति कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घूर्णन गति का उदाहरण। तो आप बता सकते हैं घूर्णन गति का एग्जाम्पल कौन सा है। ग्रहों की गति, या पंखों का घूमना, या वृत्ताकार मैदान की गति, या इनमें से सभी। तो आप इसमें से कौन सा आंसर लेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, या ये लास्ट, इनमें से सभी। तो ये घूर्णन गति का एग्जाम्पल है। ग्रहों का गति, पंखों का घूमना, वृत्ताकार मैदान की गति। तो इसका आंसर हुआ ये तीनों, जो कि इनमें से सभी। घूर्णन गति यानी कि जो कि यह बार बार रिपीट करता है, जैसे पंखों का घूमना। जैसे कि किसी पिंड की गति घूर्णन गति कहलाती है, जो कि किसी अक्ष के परित किसी पिंड की गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे कि बार बार रिपीट करना, जैसे कि पंखा बार बार रिपीट करते हैं, घूमता है, उसी को हम लोग का घूर्णन गति का एग्जाम्पल कहते हैं। तथा घूर्णन गति को टैकोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो आप लोग इसको भी याद रखना है। घूर्णन गति का मापन टैकोमीटर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या अधूरी डुबाई जाता है, तो उसके भार में होने वाली कमी वस्तु द्वारा हटाई गए द्रव के भार के बराबर होती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो आप यहाँ बताएंगे और एक बार देखते हैं और समझने की ट्राई करते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अधूरी डुबाई जाती है, तो उसके भार में होने वाली कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो इसका आंसर आप कौन सा लेंगे। आर्किमिडीज सिद्धांत, या बर्नौली प्रमेय, या पास्कल का नियम, या न्यूटन का नियम। तो इसमें से कौन सा आंसर लेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण। तो आपको यहाँ समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ बोला जा रहा है, जब कोई वस्तु द्रव में पूरी आधा डुबाया जाता है, जो कि उसमें डुबाया जाता था, उसमें अधिक भार हो जाता है, तथा अधिक भार को द्रव ऑब्जर्व कर लेता है और आधा भार को रहने देता है, उसी को यहाँ बोला गया है। तो इसमें से सही आंसर होगा जो कि आर्किमिडीज सिद्धांत, जो कि और एक एग्जाम्पल है। जैसे कि ये शिप है, जो कि पानी जहाज है। जैसे कि पानी जहाज आधा डूबा रहता है, जैसे कि आप लोग देखे हैं, नीचे आधा भाग डूबा रहता है और आधा भाग ऊपर रहता है। आधा भाग जो कि कीले का बना होता है, जो कि आधा डूबा रहता है, और आधा पानी के ऊपर रहता है। और एग्जाम्पल है, जैसे कि ये एक गिलास है, तथा इसमें हम लोग पूरा पानी भर दिए हैं, और इसमें हम लोग बर्फ डाल दिए हैं, जो कि बर्फ तैरता रहता है। ये एक आर्किमिडीज सिद्धांत है, जो कि आर्किमिडीज सिद्धांत के कारण ये होता है। जैसे कि ये एक द्रव है मान लो, और हम लोग कोई वस्तु को यहाँ डाले हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आधा डूबा हुआ है और आधा यहाँ उपला हुआ बोल सकते हैं, या उबाला हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसी को हम लोग, या तैरता है, इसी को हम लोग आर्किमिडीज सिद्धांत कहते हैं। जो कि आर्किमिडीज सिद्धांत के कारण ये सब होता है। आधा डूबा रहता है और आधा ऊपर उबला हुआ होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल की सतह पर तेल फैल जाता है, तो आपको बताना है जल की सतह में तेल क्यों फैल जाता है। पहला है, तेल का घनत्व पानी से अधिक है, या तेल का घनत्व पानी से कम है, या तेल का पृष्ठ तनाव पानी से अधिक है, या तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है। तो इसमें से आप कौन सा आंसर लेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन
ये चौथा या डी, जो कि जल में पृष्ठ तनाव अधिक हो जाने के कारण जब हम लोग तेल को जल में डालते हैं तब तेल फैलता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं और एक बार जल की सतह पर तेल फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है, जो कि और एक उल्टा, जैसा कि तेल से अधिक पृष्ठ तनाव पानी का होता है या तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है, जिसके कारण से तेल पानी में फैल जाता है। आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं। आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ा सा मैं यहाँ डिफरेंट बता दिया। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा की बूंद के कारण गोलाकार होता है, यानी कि वर्षा का बूंद किस कारण गोलाकार होता है। जैसे कि आपको पता है जब वर्षा होता है तो गोल गोल वर्षा का बूंद आप घास में या कहीं पड़ा देखने को मिल जाता है, घास में या पत्ता वत्ता में। तो किस कारण वर्षा बूंद गोलाकार होता है। पृष्ठ तनाव या वायु घर्षण या आणविक आकर्षण या पानी की साम्यता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा का बूंद गोलाकार होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्न में से किस यंत्र का उपयोग हवा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो आपको बताना है हवा की दिशा को ज्ञात करने के लिए किधर है वो सब ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। अल्टीमीटर या वायु फलक या बोरोमीटर या एनेमोमीटर। तो आप यहाँ आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, जो कि वायु फलक से हम लोग हवा की दिशा को ज्ञात करते हैं। और हम लोग बोरोमीटर से इसमें हम लोग वायुमंडल की जो भी दबाव होता है उसी को हम लोग इसमें मापते हैं, जो कि बोरोमीटर से वायुमंडल का दबाव को मापते हैं। और अल्टीमीटर से इसमें ऊंचाई मापते हैं, जो कि ऊंचाई मापने वाला यंत्र है। तथा एनेमोमीटर से हम लोग इसमें हवा की गति को मापते हैं, जो कि हवा की स्पीड को मापते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट है। पास्कल निम्न में से किसे मापने की इकाई है। तो इसका सीधा मैं बता देता हूँ। पास्कल की इकाई क्या है। तो यहाँ क्वेश्चन को मैं थोड़ा उल्टा कर दिया हूँ, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार आते हैं आपका घुमावदार। तो यहाँ देख सकते हैं पास्कल निम्न में से किसे मापने की इकाई है। तो इसका डायरेक्ट सही होगा पास्कल की इकाई क्या है, या इस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं। पास्कल निम्न में से किसे मापने की इकाई है। तो आप बताएंगे आर्द्रता या दाब या वर्षा या दाब। यहाँ आपका दाब को मैं 2 बार लिख दिया हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर बता सकते हैं पास्कल की इकाई। तो पास्कल की इकाई होगा दाब, जो कि पास्कल की इकाई होता है दाब। तो यहाँ क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा यहाँ घुमाया हूँ, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक दबाव की इकाई है। तो पारिस्थितिक दबाव की इकाई कौन से है आप बताएंगे। बार है या नोट है या जूल है या ओहम। तो इसमें से आप कौन सा आंसर लेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, जो कि बार होता है पारिस्थितिक दबाव की इकाई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा का उत्तम संचालक। तो आप बताएंगे ऊष्मा का उत्तम संचालक जो कि अधिक ऊष्मा देता है, एल्युमिनियम या आयरन या सिल्वर या कॉपर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ये तीसरा, जो कि सिल्वर है, जो कि ऊष्मा का उच्चतम संचालक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रायोजेनिक ताप से आशा है। तो हम लोग बताएंगे यहाँ क्रायोजेनिक ताप हम लोग किसे कहते हैं, या हम लोग का क्रायोजेनिक ताप किसे कहते हैं। 160 सेंटीग्रेड से कम को कहते हैं, या 150 सेंटीग्रेड से अधिक को कहते हैं, या 150 सेंटीग्रेड से कम को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ये 150 वाला। 150 सेंटीग्रेड से कम को हम लोग क्रायोजेनिक ताप कहते हैं, जो कि 150 सेंटीग्रेड माइनस को क्रायोजेनिक ताप कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बल्ब का तंतु बना होता है। तो आपको बताना है एक बल्ब का तंतु क्या का बना होता है, तांबे का या टेंशन का या एल्युमिनियम का या टंगस्टन। तो यहाँ टंगस्टन लिखना था, थोड़ा सा यह मिस्टेक है। तो आप इसका कौन सा आंसर लेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ये चौथा, जो कि एक बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, और एक बल्ब का फिलामेंट भी टंगस्टन का बना होता है। तो आगे ही इसका क्वेश्चन है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। एक विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो इसका आंसर मैं पहले से ही बता दिया था, जो कि टंगस्टन का बना होता है, जो कि
ऑप्शन 2 में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य तो आप बता सकते हैं, और ट्यूबलाइट में हम लोग चौक क्यों लगाते हैं, और इसका एग्जांपल है जैसे कि वही 2015-16 में जो भी बाइक आता था उसमें कुछ चौक वॉक था। आपका बाइक में तो आपका चौक देखने को नहीं मिलता है, तो हम लोग वो चौक को क्यों लगाते हैं उसी का यहाँ क्वेश्चन बना है। पहला है धारा यहाँ काम करने के लिए, या धारा अधिक करने के लिए, या वोल्टेज की छड़ी कम करने के लिए, या वोल्टेज को छड़ी अधिक करने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन चौथा, जो कि वोल्टेज की छड़ी को अधिक करने के लिए हम लोग चौक लगाते हैं, या ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला उपकरण को कहते हैं या उपकरण है जनरेटर, या गैल्वेनोमीटर, या मीटर, या अमीटर। तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग। तो इसका आंसर है ऑप्शन पहला, जो कि जनरेटर से विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। अब तो जनरेटर हाँ शादी वादी में देखने को मिल जाता है, और अधिकतर हाँ गाँव गाँव में देखने को मिल जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर क्या मापने की इकाई है, तो आपको बताना है एम्पियर। एम्पियर से हम लोग क्या मापते हैं, वोल्टेज, करंट, या प्रतिरोध, या पावर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, जो कि करंट मापते हैं एम्पियर से। वोल्टेज से हम लोग इसमें वोल्टेज से हम लोग हाँ वोल्टेज मापने वाला यंत्र है, और प्रतिरोध जो कि, और पावर ये भी कुछ है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइकल फेराडे किसके लिए जाने जाते हैं, तो आपको बताना है माइकल फेराडे किसके लिए जानते हैं या जाना जाते हैं। नाभिक की भट्टियां, या क्वांटम सिद्धांत, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण, या गुरुत्व सिद्धांत। तो इसका आंसर आप बताएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए जाने जाते हैं माइकल फेराडे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टेलीविजन रिमोट किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हैं टेलीविजन रिमोट किससे संबंधित है। एक्स-रे, या परांगिनी किरण, या अवरक्त संकेत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, जो कि अवरक्त संकेत होते हैं। एक टेलीविजन रिमोट से संबंधित एक्स-रे की खोज आपको पता है रोजेंट ने किया था, इसको याद रखना। एक्स-रे की खोज रोजेंट ने किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भूकंप पता लगाने वाले यंत्र। तो आपको बताना है भूकंप हम लोग कैसे पता लगाते हैं, कौन सा मशीन या कौन से यंत्र से। किस्कोग्राफ, या सिग्मोग्राफ, या ऑडियोमीटर, या गैल्वेनोमीटर। तो इसमें से आप कौन सा आंसर लेंगे, तो इसका आंसर होगा ये ऑप्शन 2, जो कि सिग्मोग्राफ से भूकंप की पता लगाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट भी चला गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है, तो आपको बताना है लाल रंग कहाँ होता है, अंतिम में होता है, या चतुर्थ में, या प्रथम, या पांचवा। तो इसका सही उत्तर आप बताएंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, जो कि अंतिम में लाल रंग होता है इंद्रधनुष का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश का रंग क्या है, या बताएंगे आकाश का रंग क्या होते हैं, या आकाश का रंग कैसा है, काला, नीला, या सफेद, या हल्क। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ये दूसरा वाला, नीला, जो कि आकाश का रंग नीला है। जो किसी प्रकार आपका परिचारक में क्वेश्चन पूछा जाएगा 10वीं लेवल में, तो आप लोग इसी प्रकार तैयारी करते जाएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कुछ केमिस्ट्री का आपका 10 या 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटॉन क्या है, तो आपको बताना है प्रोटॉन धनावेशित होते हैं या ऋणावेशित होते हैं। धनावेशित है या इनमें से कोई नहीं, या आवेशहीन है, या आवेश रहित। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, जो कि प्रोटॉन एक प्रकार के धनावेशित होते हैं। और अगला ने देखते हैं। मोस्ले के आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व थे, तो आपको बताना है जो कि मोस्ले के आधुनिक आवर्त सारणी में कितना तत्व थे। 112 थे, या 118 थे, या 120, या 122। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, जो कि मोस्ले के आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने तत्व थे, इसको भी आपको बताना है। जो कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में 70 थे, या 63, या 12, या 24। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ये दूसरा, जो कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में आपका 23 तत्व थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। शेरिक
का किया जाता है, यानी कि सेरिकल्चर क्या है या क्यों किया जाता है? मधुमक्खी पालन या रेशम कीट या मत्स्य पालन या कवक का अध्ययन? तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन जो कि दूसरा, सेरिकल्चर में आपका कीट का पालन किया जाता है और एपीकल्चर में आपका मधुमक्खी का पालन किया जाता है और कवक का अध्ययन फायोलॉजी में किया जाता है और मत्स्य पालन का कुछ याद नहीं आ रहा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन सा वैज्ञानिक ने किया था? तो आप बताएंगे। हाँ, जीव विज्ञान कौन सा वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम नाम दिया था या शब्द उपयोग किया था? अरस्तु, लिमार्क, टेरिबल, लिमार्क तथा ट्रीवेरेंस। तो इसका सही आंसर आप गैस करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ये चौथा, जो कि लिमार्क तथा ट्रेवेंस ने जीव विज्ञान शब्द का उत्पत्ति या सर्वप्रथम यूज किए थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, 26 वाला क्वेश्चन अगला देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किए थे? अल्टमैन या रॉबर्ट ब्राउन या रॉबर्ट हुक या क्रिस्टोफर हेनरी? तो इसका आंसर आप बताएंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन पहला, जो कि अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था तथा रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था और रॉबर्ट ब्राउन ने वही डीएनए, हाँ शायद तक डीएनए की खोज किया था और क्रिस्टोफर हेनरी इसको याद नहीं आ रहा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको बताना है अगला क्वेश्चन, मानव रक्त क्या है? तो मानव रक्त क्या है आप बताएंगे। प्लाज्मा उत्तक है या सहसंयोजी उत्तक है या सरल संयोजी है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, जो कि सरल संयोजी होते हैं मानव रक्त, जो कि मानव रक्त एक सरल संयोजी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण बनता है? तो रक्त का थक्का कौन सा विटामिन बनाता है? विटामिन ए, बी, सी या के? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ये चौथा, जो कि विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सफेद रक्त कणिकाएं का आकार कैसा होता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी सेल का कणिका का आकार कैसा होता है? अमीबा के समान या सीधा लंबा या सर्किल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला, जो कि अमीबा के समान डब्ल्यूबीसी व्हाइट व्हाइट रक्त कणिका का आकार होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त समूह की खोज किसने किया था? रक्त समूह की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हेनरी या लैंडस्टेनर या न्यूटन या रॉबर्ट हेनरी तथा लांसर? तो इसका आंसर ऑप्शन दो, जो कि लैंडस्टेनर ने रक्त समूह की खोज किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? टाइलिन, माल्टोज, पेप्सिन या रेनिन? तो इसका आंसर आप बताएंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन पहला, जो कि टाइलिन पाया जाता है लार में। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका इसी प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा प्रयोगशाला परिचारक में। मनुष्य मस्तिष्क का वजन कितना होता है? आपको बताना है। मनुष्य का मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम, 1500 या 1300, 1200? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला, जो कि 1400 ग्राम होते हैं मनुष्य के मस्तिष्क के वजन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का सबसे विकसित या विकसित भाग है पेनियल या आक्रीमास्टिक या सेरेब्रम? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, जो कि सेरेब्रम मनुष्य का सबसे अधिक विकसित भाग श्वसन भाग होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन है, तो आपको बताना है इंसुलिन हार्मोन है एक पेप्टाइड या स्टीरॉल या एक वसी अम्ल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन जो कि पहला, जो कि एक पेप्टाइड है, जो कि इंसुलिन हार्मोन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। बच्चों के जन्म के तुरंत बाद स्तन से निकलने वाला दूध को क्या कहते हैं? जो कि जब माँ बच्चे को जन्म देते हैं, फिर उसके स्तन से जस्ट निकलने वाला दूध को क्या कहते हैं? टेस्टॉन या कोलेस्ट्रॉल या एजिस्टेशन या कोलेस्ट्रॉम? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, जो कि कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, जो कि माँ जब जन्म देती ही स्तन से स्तनपान या दूध करते हैं उसी को जो कि फर्स्ट बार स्तन से निकलने वाला दूध को कोलोस्ट्रम कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मनुष्य दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम प्रारंभिक चरण में भाग लेता है? तो मनुष्य के जब मनुष्य दूध पीता है तब उसका पाचन कौन शुरू करता है? रेनिन, पेप्सिन या लाइपेज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जो कि रेनिन से दूध का पाचन होता है। और आपका और फ्रेंड्स कुछ और मनुष्य का सॉरी और मनुष्य का भोजन मुंह से पाचन क्रिया शुरू होती है। अगर क्वेश्चन आता है तो मनुष्य का भोजन पाचन प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो आपको आंसर देना है मुख से भोजन प्रक्रिया शुरू होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ शरीर में कितना रक्त होता है? तो आपको बताना है एक स्वस्थ शरीर में कितना रक्त होते हैं। 4 से 5 लीटर या 5 से 7 या 5 से 6 या 5 से 3। तो इसका सही उत्तर हो ऑप्शन ये तीसरा जो कि 5 से 6 लीटर होते हैं एक स्वस्थ बॉडी में रक्त। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? तो आपको बताना है 90, 60 या 70 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ये दूसरा जो कि 60% रक्त में प्लाज्मा पाए जाते हैं। तथा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? तो स्वेत रक्त कणिकाएं का जीवन काल कितना दिन होता है? आरबीसी जैसे कि आर ये बी सी जो कि आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? 110, 120, 130 या 140। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ये दूसरा जो कि आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी सॉरी फ्रेंड्स यहाँ डब्ल्यूबीसीएस या आरबीसी। आरबीसी का फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। रेड ब्लड सेल यानी कि इसका 120 दिन जीवन काल होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में मैं कुछ कंफ्यूज हो गया था। आपका डब्ल्यूबीसी में लगभग 3 से 4 दिन, 1 से 4 दिन के बीच। और आपका आरबीसी या रेड ब्लड सेल में आपका 120 दिन तक इसका जीवन काल होता है। तो आप लोग यहाँ और एक बार बता देता हूँ फ्रेंड्स, मैं आप कंफ्यूज कर दिया, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। जैसे कि आरबीसी का जीवन काल आपका 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का आपका जीवन काल 1 से 4 दिन तक होता है। आप याद रखेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैं बता दिया था इसका आंसर। डब्ल्यूबीसीएस का जीवन काल कितना दिन होता है? जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल, तो इसका 1 से 4 दिन ऊपर ही बता दिया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनीमिया रक्तचाप किसकी कमी से होता है? तो आपको बताना है एनीमिया होता है जो कि और रक्तचाप किसका कमी से होता है? रक्त की कमी से या हीमोग्लोबिन की कमी से या रक्त की कमी और हीमोग्लोबिन दोनों की कमी से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ये तीसरा, रक्त की कमी और आपका हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया एनीमिया रोग और रक्तचाप होते हैं। और हीमोग्लोबिन की कमी से आपको अधिक नींद आता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम होगा तो आपको अधिक नींद आते होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या असामान्य वृद्धि कहलाता है। तो आपको बताना रेड ब्लड सेल की जो भी संख्या वृद्धि होता है वह कहलाता है एनीमिया या पॉलीसेथोमिया या ल्यूकेमिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन दूसरा जो कि पॉलीसेथेमिया कहलाता है, जो कि रेड ब्लड सेल में कणिका में असामान्य वृद्धि यानी कि अधिक से अधिक वृद्धि हो जाता है, उसी को हम लोग पॉलीसेथेमिया कहते हैं। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मोस्ट क्वेश्चन है, पथरी किस कारण हो जाता है? तो आपको बताना है पथरी क्यों होता है और किसके कारण? मूत्र जमाव के कारण या सोडियम ऑक्जेलेट के कारण या कैल्शियम ऑक्जेलेट के जमाव के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ये तीसरा वाला जो कि कैल्शियम ऑक्जेलेट जमाव के कारण पथरी होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्लूकोज के अणु में कितना एटीपी मुक्त होता है? तो आपको बताना है एक ग्लूकोज के अणु में कितना एटीपी होता है, 30 या 38 या 22 या 18। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ये दो वाला, जैसे कि एक ग्लूकोज में आपका 38 एटीपी होते हैं। तथा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रेब्स चक्र से है ये क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ऑक्सैलिक अम्ल का उपयोग, तो ऑक्सैलिक अम्ल का उपयोग आपको बताना है सफाई या चंडी शोध में, या कपड़ों की सफाई, पथरी रोग में, या औषधि के निर्माण में, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ये चौथा, ये सभी में काम आते हैं। ऑक्सैलिक अम्ल का उपयोग सफाई करने में और चंडी शोध में, कपड़े की सफाई, पथरी रोग में और औषधि निर्माण में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रिक अम्ल का यूज आपको बताना है विस्फोटक बनाने में, यानी कि बम वम बनाने में, या सोना चांदी निष्कर्ष में, या अम्लराज में, या यह सभी। तो इसका भी सही आंसर होगा ये चौथा, जो कि ये सभी में यूज किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का विस्फोटक बनाने में और सोना चांदी अम्लराज या अमलराज। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है नींबू का पीएच मान कितना होता है, या एक खट्टा का पीएच मान कितना होता है। नींबू का खट्टा का पीएच मान कितना होता है, 2 से 4 के बीच, या 2.5 से 2.6 के बीच, या 2.9 से आपका 3.9, या 3.9 से 3.8। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला, जो कि आपका नींबू का पीएच 2.2 से आपका 2.4 तक होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से मिश्र धातु का चयन करेंगे, तो आपको बताना है मिश्र धातु यानी कि मिल के बना होता है वाला कौन कौन है। पीतल, जर्मन सिल्वर, डेल्टा मेटल, घंटा घंटा धातु, कसा रोड, गोल्ड, फ्यूज तार, सोल्डर, इनवायर, इंसोमिल मिश्रण, या इनमें से सभी। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, जो कि मिश्र धातु है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये सभी मिश्र धातु है फ्रेंड्स, जो कि पीतल, जर्मन सिल्वर, डेल्टा मेटल, घंटा धातु, कसा रोड, गोल्ड, फ्यूज तार, सोल्डर, वायर, ये सब मिश्र धातु है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित वाला जंगल कहाँ है, तो ये व्यापक में पूछा गया था इसी साल 2022, सॉरी फ्रेंड्स 2022 में पूछा गया था, इसी साल बोल दिया। तो एशिया का जो कि सबसे बड़ा मानव निर्मित यानी कि मानव द्वारा लगाया गया जंगल कौन सा है, रायपुर में है, या बिलासपुर, दुर्ग, या जगदलपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ये तीसरा, जो कि दुर्ग में एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित वाला जंगल है, जो कि मानव द्वारा बनाया गया है या बनाया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुआ था, तो आपको बताना है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुआ था। 1987, 78, 81, 90। तो इसका से है, तो इसका से उत्तर दो, जो कि 1978 में इंद्रावती वन की स्थापना यानी कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स की स्थापना हुआ था। यहाँ में आपका इंद्रावती वन यहाँ कुछ मिस्टेक कर दिया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी परियोजना सिंचाई कौन सा है, जो कि परियोजना सिंचाई में सबसे बड़ा परियोजना कौन सा है। मिनी माता परियोजना, या महानदी परियोजना, या बोधघाट परियोजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, जो कि मिनी माता परियोजना छत्तीसगढ़ का सिंचाई वाला सबसे बड़ा परियोजना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए अगले क्लास में आपको लगभग आपका 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू कराने वाला हूं, जो कि प्रैक्टिस सेट होने वाला है आपका प्रयोगशाला परिचारक लेवल, भृत्या लेवल, स्वीपर चौकीदार और प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रयोगशाला सहायक शिक्षक लेवल के लायक होगा। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। गंगरेल बांध या रविशंकर जलाशय की स्थापना कब हुआ था, तो आपको बताना है गंगरेल बांध की स्थापना 1978, 69, 1980, 79, 1950, 66, 1910, 20। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ये पहला, जो कि 1978 69 में सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ 78 के बाद, हाँ 69 में गंगरेल बांध की स्थापना हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान राज्य में प्रमुख का तिलहन फसल है, तो अभी वर्तमान में राज्य की तिलहन फसल आपको बताना है छत्तीसगढ़ की। अभी वर्तमान का तिलहन फसल आपको बताना है सोयाबीन है, या सरसों, या कपास, या गन्ना। तो इसका सही उत्तर आप बताएंगे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ये पहला सोयाबीन, जो कि अभी वर्तमान में तिलहन फसल है। तो आपको याद रखना छत्तीसगढ़ का वर्तमान तिलहन फसल सोयाबीन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान क्षेत्र में क्षेत्रफल के आधार पर दूसरी प्रमुख फसल है, तो आपको बताना है वर्तमान में क्षेत्रफल के आधार पर दूसरी प्रमुख फसल है मक्का,
या गन्ना या जूट या सरसों? तो इसका सही उत्तर आप बताएंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन पहला जो कि मक्का है, जो कि वर्तमान क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ में दूसरा प्रमुख फसल है मक्का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल स्टील उत्पादन में छत्तीसगढ़ का या छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत होता है? तो भारत में जो स्टील होता है उसमें छत्तीसगढ़ का कितना परसेंट हाथ है? या भारत में कुल स्टील उत्पादन में छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत होता है? तो कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में होता है स्टील के उत्पादन? 20% या आपका 40% या 15% या आपका 10%? तो इसका सही है ऑप्शन ये तीसरा जो कि 15% छत्तीसगढ़ में भारत का बनता है, और 20% छत्तीसगढ़ से पूर्ति होता है, और भारत में लगभग 15% यहीं से बनता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम वन गमन पथ की लंबाई कितना है? तो आपको बताना है राम वन गमन की पथ की लंबाई कितना है? तो इसका आंसर है 2260 किलोमीटर। राम गमन पथ की लंबाई। तो थोड़ा सा कॉल आ रहा है फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन बाकी है तो देख लेते हैं, फिर कॉल पिक करूंगा। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो कोंडागांव में स्थित है। अगला नेक्स्ट देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, डायरेक्ट बता देता हूँ। जैन धर्म का प्राचीन स्मारक कहाँ स्थित है? तो आपका प्राचीन सरगुजा महासमुंद में जैन धर्म की प्राचीन स्मारक स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महामाया मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है महामाया मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन पहला जो कि रतनपुर में है। तो अगला देखते हैं मंदिर से संबंधित, आप यहाँ देख सकते हैं। डिग्नेश्वर देवी मंदिर कहाँ है? मल्हार बिलासपुर। चंद्रासनी एवं नाथल दाई मंदिर कहाँ है? चंद्रपुर शक्ति। और एक चंद्रपुर तो रायगढ़ तरफ है, और ये वाला शक्ति। हाँ, अगला है बिलाई माता मंदिर कहाँ है? धमतरी में। और देख सकते हैं महिषासुर मर्दिनी मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ कोरबा। खल्लारी माता मंदिर कहाँ है? खल्लारी महासमुंद। आगे देखते हैं। और आपका बमलेश्वरी देवी मंदिर कहाँ है? डोंगरगढ़ राजनांदगांव। और शिवहासिनी मंदिर कहाँ है? कांकेर। मालवी माता का मंदिर कहाँ है? बारसूर दंतेवाड़ा दंतेवाड़ा। और दंतेश्वरी माता का मंदिर दंतेवाड़ा। और तेलीन माता का मंदिर केसकाल घाटी कोंडागांव। एक केसकाल तो यहाँ अंबिकापुर में भी है। लेकिन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट नहीं, आप यहाँ देख सकते हैं मंदिर वाला। कौशल्या माता का मंदिर कहाँ है? चंदखुरी रायपुर। और माता सबरी का मंदिर कहाँ है? खैरात जांजगीर चांपा। चिटमेनी माता का मंदिर सुकमा। और अंगारो मोती माता का मंदिर कहाँ है? कांगरेल। अंगार मोती माता के मंदिर कांगरेल। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाएं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।